नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकिब मिराज खान। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ी है जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। हम बात करें एक ऐसी किताब लिखने वाले शख्स जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बिक रही है या ये कहें टॉप सेलिंग बुक में वो शुमार है देश में, और दुनिया की बात करें तो वो दुनिया में टॉप 5 सेलिंग बुक में शुमार है। वो प्रोफेसर थे दिल्ली विश्वविद्यालय में। उनको जबरन निकाला भी गया। जैसे आप जानते होंगे कोई जबरिया आईपीएस हुआ करते थे, और वैसे ही एक प्रोफेसर को जबरन निकाला गया। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी का। स्वागत है सर आप। जी, बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, आपने जो प्रोफेसर की डायरी जो लिखी है, जो किताब है, वो देश में सबसे ज्यादा बिक रही है और दुनिया के टॉप 5 किताबों में सबसे ज्यादा सेलिंग में है। तो क्या मकसद था इस किताब का? बहुत शुक्रिया आपका और जन संदेश टाइम्स का, जी सर। उनके सभी साथियों का। चूंकि अभी किताब आई है और चल रही है जी इसलिए बहुत लाजमी है कि आपका सवाल यहीं से शुरू जी हुआ। इसके पीछे की वो पूरी कहानी है। जी आपने बहुत शानदार तरीके से कहा कि जबरिया रिटायर। तो जबरिया, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, प्रोसेस को फॉलो किया गया, जी लेकिन उसके पीछे कुछ और था जिससे वो जबरिया उन्होंने हमें रिटायर किया, सिस्टम से बाहर कर दिया। और तकरीबन 14 साल मैंने उस कॉलेज में पढ़ाया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। आजमगढ़ जैसे जिले से निकल करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचना ही अपने आप में एक सामान्य बात नहीं थी। गांव के खेत खलियान से एक गरीब किसान, पिछड़े परिवार का बच्चा, जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, 300 रुपए फीस थी, अच्छा विश्वविद्यालय, और हमने वहां से तालीम हासिल की। दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुंचे और वहां जेआरएफ करने के बाद पीएचडी में एडमिशन, 14 साल पढ़ाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मैं गोल्ड मेडलिस्ट रहा। और जिस नौकरी के लिए मैं परमानेंट अपॉइंटमेंट बेसिकली उसे कहें, तो उसके लिए जहां पर मैं पार्टिसिपेट कर रहा था उसमें मुझसे ज्यादा एपीआई का कोई कैंडिडेट नहीं था। 100 में से 96 नंबर। और मुझे अंत में कहा गया कि इनको नहीं रखना है, बाकी किसी को रख लिया जाए। इसकी क्या वजह थी? वजह तो देखिए, इसीलिए मैंने कहा ये जबरिया है। वजह केवल ये है कि मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो बस यही वजह है कि इस समय देश के विश्वविद्यालय एक विचारधारा के प्लेसमेंट सेंटर बनते जा रहे हैं। एक विचारधारा जो खुद को कहती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, एक विचारधारा जो मजहब के नाम पर लोगों को बांट रही है, एक विचारधारा जो थोड़ी से लोगों के हाथ में, मुट्ठी पर लोगों के हाथ में पूरे देश की ताकत, पैसा, संसाधन सब कुछ केंद्रित रखना चाहती है और बाकी लोगों को या तो मजदूर बनाए रखना चाहती है या उनसे ये चाहती है कि वो बस 5 किलो अनाज पर जिंदा रहे। इस विचार के खिलाफ अगर आप हैं, आप समता के विचार को मानते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो उस विचारधारा के लिए आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। और विश्वविद्यालय असल में विचारधारा देख के कैंपस में नियुक्तियां होती नहीं थी। सैद्धांतिक तौर पर विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कौन होगा, उसके लिए क्राइटेरिया बनी हुई है, उसका एपीआई स्कोर बना हुआ है, उसके आर्टिकल पूछे जाएंगे, उसका इंटरव्यू कैसा होगा। लेकिन पीछे से अब खेल क्या हो रहा है कि कुलपति कौन बना रहा है, वही विचारधारा जिसकी सरकार है देश भर में, वही कुलपति बनवा रही है, वही लिस्ट भेजती है कि प्रिंसिपल इनको बनाना है। ये हमारे यहाँ आता है, शाखा लगाता है, और इसको जो है ये प्रथम वर्ष दीक्षित है तो ये जो है डीन बनेगा, ये द्वितीय वर्ष दीक्षित है तो ये जो है प्रोवीसी बनेगा, तृतीय वर्ष दीक्षित है और शाखा में है, जैसे मेरा प्रिंसिपल मेरे कॉलेज का, वो उसकी शाखा का शिक्षक विंग का हेड है उस विचारधारा का, तो वो हमारा कॉलेज का प्रिंसिपल भी है। तो विश्वविद्यालय एक विचार के होते भी नहीं, हमें इससे दिक्कत नहीं कि कोई एक विचार के लोग, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि अपने विचार से अलग राय जो रखता है, या तो आप पैरों में गिर जाइए और आप परमानेंट हो जाइए, प्रोफेसर बन जाइए, जो कुछ भी होगा। अगर थोड़ा लहजा बदलते तो हमारे साथ जो होते तो संदल हो गए होते, अगर लहजा बदलते तो सिकंदर हो गए होते। तो वो लहजा बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कहा कि नहीं, विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की ग्लोबल आइडिया के केंद्र होते हैं, उसमें हर विचार के लोग रहे, आप हैं तो हम भी रहें, बिल्कुल। और हमें वहां होने ना होने के लिए विचारधारा बीच में नहीं आनी थी, लेकिन वो हुआ। और संविधान के हक में बात करना, सामाजिक न्याय के हक में बात करना हमारे लिए भारी पड़ा। तो एकेडमिक मेरिट की बात कहीं नहीं रहे,
अब पीछे से कोई लिस्ट बन रही है, उस लिस्ट में कहा जा रहा है लक्ष्मण यादव को सिस्टम से बाहर करो। अच्छा, दूसरे किसी ओबीसी को ले आओ जी जो हमारे हमारे मुताबिक हमारे रंग में रंग जाए। तो विश्वविद्यालय बहुत तेजी से बर्बाद हो रहे हैं। ये किताब उन 20 सालों में जो हमने स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से कलम और किताब से अपना और अपनी पीढ़ियों का मुस्तकबिल बदला, ये उस कलम और किताब की खूबसूरत कहानी भी कहती है जी कि एक देश और समाज के लिए स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय शिक्षा जी बुनियाद होती है। और अब कैसे उसे निजी हाथों में धीरे धीरे बेचा जा रहा है, फीस महंगी की जा रही, जी सिलेबस बदला जा रहा, विश्वविद्यालय के अंदर का समीकरण बदल रहा है। अब वहां एक धर्म के लोग, एक विचारधारा के लोग कैसे हावी हो गए। जी ये किताब प्रोफेसर की डायरी जी इस पूरे शिक्षा जगत के बनने और बिगड़ने की दास्तान कहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि बेस्ट सेलर तो एक बात है, जी मतलब 20 दिन में 20,000 कॉपी, जी ये लगभग कई साल में किसी किताब की नहीं बिकी होगी। बिल्कुल किसी और भाषा में बिक गई होगी, जी कोई उपन्यास बिक जाए, कोई कुछ हो जाए, लेकिन ये किताब अपने आप में एक इतिहास तो बना चुकी है। बिल्कुल बना चुकी है। ये तो आपने बात करी एकेडमिक की, लेकिन दूसरी ओर जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ये आरोप लगाती हैं कि जुडिशरी में भी एक विचारधारा को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या आप इससे सहमत हैं? सहमत असहमत की बात छोड़ें, एक जज, सुप्रीम कोर्ट के जज जी फैसला सुनाते हैं, एक बहुत बड़ा फैसला, जिसके बाद 22 जनवरी 2024 मुमकिन हुआ। जी और ठीक अगले पल वो राज्यसभा में जाकर के शपथ लेते हैं। मैं एक सवाल देश के नागरिकों से पूछना चाहता हूं, क्या वो फैसले पर इसका असर नहीं रहा होगा? क्या वो पहले से डील नहीं हो गई होगी कि अगला पद आपको क्या मिलने वाला है? जुडिशरी में आज देश के सुप्रीम कोर्ट में इस देश की 90% आबादी के लोग कितने जज बने, क्यों नहीं बने, क्यों उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं? और कोई फैसला जब सुना रहा है उसके बाद कहां चला जा रहा है? हम तो संविधान की बात करते हैं, बिल्कुल वहां संविधान को की हिफाजत करने का जिम्मा उनके यहाँ, और वो फैसला ऐसा। तो बहुत सारे फैसले ऐसे हो रहे हैं जिसमें लगता है कि विचारधारा बहुत हावी हो गई है, और केवल विश्वविद्यालयों, शिक्षा व्यवस्था या न्यायपालिका में ही नहीं, अब तो देश में जितने भी लोकतांत्रिक संस्थान हैं सब पे उस सांस्कृतिक विचारधारा आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उसके मजदूर संगठन है, उसके किसान संगठन है, उसके अधिवक्ता संगठन है, उसके सब तमाम संगठन है, और चूंकि सरकार में वो हैं। जी अब बाकी छोड़िए, मीडिया में कौन लोग हैं, कौन सी खबर चलेगी, कौन सी नहीं खबर चलेगी, कहां पर जाकर के कौन सी रिपोर्ट दिखानी है, कितना किसको दिखाना है और किस इमेज में दिखाना है, सब विचारधारा से तय हो रहा है। विश्वविद्यालय में विचारधारा से तय हो रहा है, जुडिशरी में तय हो रहा है, मीडिया में तय हो रहा है। और ओवरऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट जितने थे, जी जिनको ऑटोनॉमस रखा गया था कि वो डेमोक्रेसी की बुनियाद है, जी उन सब में तो उनके लोग भर गए। और डेमोक्रेसी की हत्या कैसे हो रही है वो चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में दिखा गया। तो देश खतरे में, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि संविधान की मूल भावना थी सब मिलकर बराबर रहेंगे। अब ये हो रहा है कि तुम हमारे पक्ष में हो, हमारे खिलाफ हो तो तुम हमारे दुश्मन हो। तो ये देश में हो रहा है। हम बात करें 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है। ऐसे में जो सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र की बीजेपी सरकार, उसने ऐलान करा है कि चुनाव से पहले ही हम सीए को पूरे देश में लागू करेंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले पर? तमाम फैसले अब इसीलिए किए जा रहे हैं ताकि आने वाले वक्त में जमहूरियत का जो सबसे बड़ा इम्तिहान होता है वो चुनाव होता है। जी चुनाव एक जमाने में सैद्धांतिक तौर पर इस तरह से गढ़े गए थे कि कोई पार्टी अपना घोषणा पत्र ले आएगी, जी चुनावी वादों को सामने जनता के रखेगी, अगर वो सत्ता पक्ष में है तो वो हिसाब देगी कि आपने हमें 10 साल शासन करने को दिया, जी तो 10 साल पहले जो हमने किया था वो वादे पूरे कर लिए, जी गारंटी जितनी थी जी वो गारंटी हमने पूरी कर ली। जी और अब हम चुनाव में जा रहे हैं कि हमने चूंकि इतना कहा था वो निभाया, अब अगली बार वोट देंगे तो हम ये काम करके इस देश और दुनिया की बेहतरी के लिए काम करेंगे। तो गारंटी लेकर जाना चाहिए जी कि हमने प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार कहा था, ये लीजिए 4 करोड़ दे दिया प्रतिवर्ष, तो 10 साल में 40 करोड़ रोजगार पा गए लोग। हकीकत यह है कि 45 साल की बेरोजगारी सबसे ज्यादा इस समय। गारंटी के लिए कहा गया था कि 15 लाख हर अकाउंट में, तो आज आके कहना चाहिए कि 20-20 लाख हर अकाउंट में दे दिया।
हमने कहा था कि 22 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, हर सर के ऊपर छत हो जाएगी। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो कील लगा रहे हैं, गोली मार रहे हैं। तो जो गारंटी का वादा था चुनाव का, उसमें से ऐसा लगता है कोई वादा ही नहीं पूरा हुआ। जो विचारधारा का वादा था, सांप्रदायिक राजनीति का वादा था, वो पूरा किया। आप कहेंगे कि पेट्रोल डीजल की कीमत 35 रुपए आपने बोला था, जी। आप क्या किए? तो कहेंगे 370 हटा दिया। आपने 2 करोड़ रोजगार बोला था, कितना दिया? तो आप कहेंगे ट्रिपल तलाक हटा दिया। आप पूछेंगे कि अरे भाई 15 लाख अकाउंट में नहीं आया, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव कहां है? तो कहेंगे मंदिर वहां है, वहीं बन गया। आप पूछेंगे कि आपने वादा किया था कि बुलेट ट्रेन चलेगी, कहां है? तो वो कहेंगे कि देखिए, इस देश में आरक्षण को हमने भीतर भीतर खत्म कर दिया, मुसलमानों को टाइट कर दिया। तो अपनी विचारधारा वाला काम तो उन्होंने किया, जी। लेकिन जनता से किए गए विचार का काम गारंटी नहीं पूरी की। इसलिए मेरा मानना है कि चुनाव में अब जो जा रहे हैं तो भावनात्मक और संवेदनशील मुद्दों को आगे रखेंगे, ताकि फिर से एक ध्रुवीकरण हो जाए। 19 में पुलवामा हुआ तो मेरा मेरा एक नागरिक मन ये जानना चाहता है कि आज तक उसके बारे में कोई चीज खुलकर क्यों नहीं आई। देश को जानना नहीं चाहिए। मेरे पहली बार वोट देने वाले लोगों, तुम वोट डालने जाना तो पुलवामा के शहीदों को याद करना। एक प्रधानमंत्री का भाषण होना चाहिए। चुनाव के लिए तुम शहीदों का इस्तेमाल कर रहे हो, जबकि तुमको ये कहना चाहिए था कि 60 साल कहा था उन्हें देने को, आप हमें 60 महीने दीजिए। 60 महीने के बाद पुलवामा की जरूरत पड़ गई। अब 120 महीने हो गया, मंदिर वहीं बना। मंदिर बना के ठीक है, मंदिर से पेट नहीं भरेगा और मंदिर का कोई विरोध नहीं करता। भारत का संविधान सबको अपना मंदिर, अपना मस्जिद, अपना गुरुद्वारा बनाने की इजाजत देता है और हम उसका सम्मान करते हैं। जिसको मंदिर जाना होगा वो मंदिर जाएगा। मंदिर के नाम पर पूरे देश में वोट और चुनाव, ये ठीक बात नहीं है देश के लिए। वैसे ही अब ये सरकार चाहती है कि कभी सीएनआरसी को फिर से लागू करे, जी। ताकि लोगों की ये पैगाम दे कि फिर से देखो हमने धर्म वाली राजनीति। स्कूल के केंद्र में वही है। सीएनआरसी का इतना बड़ा विरोध क्यों हुआ था? जी। क्योंकि आप नागरिकता में भी धर्म को एक क्राइटेरिया बना रहे थे। जी। वैसे ही आप मंदिर मस्जिद ही वो। मैं देश के नागरिकों से कहना चाहता हूं कि स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, सड़क, हॉस्पिटल, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, बेरोजगारी, इन मुद्दों पर देश का चुनाव होना चाहिए। चुनाव के ठीक पहले ऐसी घोषणाएं नहीं करनी चाहिए कि आप जनता को जनता से बांट दें और लड़ा दें। इससे सजग रहना होगा। जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मांग कर रही हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, तो क्यों जरूरी है जातीय जनगणना आज के वक्त में? बिल्कुल ठीक बात है और ये जरूरी सवाल है, देश का सवाल है ये। जी। इस देश में जितनी बड़ी हकीकत जाति है, उतनी बड़ी हकीकत और कोई नहीं है। किसी गरीब को मूंछ रखने पर मारा नहीं गया, किसी को गरीबी देख करके मटका नहीं टांगा गया या मुख्य राजमार्ग पर चलने नहीं दिया गया। हजारों साल का इतिहास। जी। और आज वो 6800 शिक्षक भर्ती वाले आंदोलन कर रहे हैं बेचारे, पिछड़े दलित। गरीबी के नाम पर उनका हक मारी नहीं हुई है, जाति के नाम पर हुई है। अभी रामपुर में घटना हुई, एक दलित बच्चे को पुलिस गोली मारती। बाबा साहब अम्बेडकर की बात, बोर्ड लगा रहा था, बात करते, कोई विवाद था तो समाधान करते, गोली मार दी। दलित, पिछड़े, आदिवासी। मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर कोई पेशाब कर दे, गरीब अमीर देख करके नहीं। गरीबी है इस देश में, गरीबों को भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, लेकिन उन गरीबों में भी सबसे गरीब कौन? वही जो जाति के नाम पर भी हजारों साल से अन्याय और अत्याचार का शिकार था। कहीं वही तो नहीं गरीबी का भी शिकार है? क्लास और कास्ट में कोई रिश्ता तो नहीं है? कैसे पता चलेगा? दूसरी बात, इस बात को थोड़ा मैं थ्योरेटिकल बोल रहा हूं क्या, कि जनता समझे इस बात को। देश बनता है भूगोल पर खींच दी गई लकीरों के बीच आने वाले जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता। जी। देश वहां के नागरिकों से बनता है। जी। कौन लोग रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, इससे एक देश बनता है। जी। और जब देश वहां के नागरिक से बनता है तो नागरिक का हक, अधिकार, समस्या, जी। समाधान, वो राज्य की, स्टेट की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है। तो आइडिया ऑफ इंडिया कहता है कि जब किसी का गुलाम था देश, तो बाकी थोड़े से लोग राजा थे, बाकी सब प्रजा थे। डेमोक्रेसी आई तो सब बराबर हुए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट की एक कीमत,
जाति, धर्म, भाषा, लैंगिक भेदभाव, गरीब अमीर, इससे कोई वोट की कीमत नहीं बदली जाएगी। लोकतंत्र आया, लोकतंत्र में अमृत काल आ गया, 75 साल। अमृत काल के भारत में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है कि 1% आबादी के पास 40.5% देश का संपत्ति का कब्जा है। 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा करने को मजबूर हैं। 90% लोग 10% पर गुजारा करने को मजबूर है। यानी 100 रोटी है तो एक आदमी 40 रोटी रखे हुए है और 90 आदमी 10 रोटी में गुजारा कर रहे हैं। हम जानना क्या, इस देश को ये जानना नहीं चाहिए कि वो 90 आदमी कौन है जिनको केवल 10 रोटी मिली है? जी बिल्कुल। वो एक आदमी कौन है जो 40 रोटी खा रहा है? इसके लिए जाति जनगणना पूरे देश का मुद्दा है, आइडिया ऑफ इंडिया का मुद्दा है। लोगों को पता ही नहीं है कि जाति जनगणना क्या होती है। उसमें जाति लगी है तो लोगों को लगता है अच्छा जाति गिनेंगे तो जातिवाद बढ़ जाएगा। धर्म गिनते हैं भाई। इस देश में 1951 से आजादी के बाद 1931 तक तो जाति भी गिनेंगे। 51 से ये तक कह दिया गया कि जाति नहीं गिनेंगे क्योंकि जातिवाद बढ़ जाता है। तो आज तक नहीं जाति गिने तो जातियां खत्म हो गई क्या? इस राज्य में जहां हम बैठे हैं लखनऊ में, यहाँ का मुख्यमंत्री बाबा खुद को योगी कहता है। योगी कहने के बाद तो जाति होती से ऊपर हो जाता है आदमी ने। तो यहाँ के मुख्यमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, मुझे गर्व है कि मैं क्षत्रिय हूं और उस जाति से आता हूं जिसमें भगवान राम पैदा हुए। भगवान की भी जाति किसने बताई? योगी की भी जाति होती। माला तो कल में कर में फिरे और जी फिरे मुखमाय, मनवा तो 34 फिरे, ये तो सुमरन नहीं। मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा, कबीर साहब बहुत पहले कह गए। जाति ये होती है। जाति ये होती है कि आप प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने आते हो तो कहते मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं, मुझे वोट दो। और जब जाति जनगणना की बात होती है तो कहा जाए कि नहीं नहीं, जाति तो होती नहीं, केवल गरीब और अमीर दो ही तबका होता है। और फिर एक दिन संसद में कहा जाए सबसे बड़ा ओबीसी हमको उनको नहीं दिख रहा है। तो जब आपको मन किया आप ओबीसी हो गए। जब किसानों के सवाल पर महिलाएं लड़ रही थी तब जाटों का अपमान नहीं हो रहा था। उपराष्ट्रपति से सवाल पूछ देना या उनका मजाक मिमिक्री करते हुए प्रतिरोध दर्ज करना पूरे जाटों का अपमान हो गया, तब जाति नहीं नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राष्ट्रपति किसको बनाया जा रहा है, वो किस जाति की है वो गिनाया जा रहा है, तब जाति नहीं याद आई। भगवानों की जाति बताने वाले लोग इस देश में जाति जनगणना के विरोध करते हैं। और जाति जनगणना का लाभ ये है कि जाति से केवल जातियां नहीं पता चलती। 100 लोग का देश है तो 100 लोगों में से किसके पास शिक्षा मिली, रोजगार मिला, जमीन है, संपत्ति है, बिजनेस व्यापार है, लोन है, व्यवसाय है, ये पता चलेगा। तो जो विकास की दौड़ में पीछे रह गया, पहले उसका पहचान तो करो कि वो कौन है, तब उसके लिए नीतियां बनाओ। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना उसका हक दे दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि एक आदमी 40 रोटी खा रहा है और वो आदमी हमेशा कहेगा जातिवाद जनगणना नहीं होनी चाहिए, जातिवाद बढ़ जाएगा। जातियां तो खत्म हो गई। हम दोनों देखो एक थाली में बैठ के खाते हैं और इंटरव्यू में बैठेगा तो नंबर काट लेगा। 6800 शिक्षक भर्ती वाले बैठे हैं तो उनका नौकरी खा जाएगा। जबकि ओम प्रकाश चौटाला को जेल हो गई शिक्षक भर्ती घोटाले में और यहाँ के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया था कि 6800 SC ST बच्चों को हम शिक्षक की नौकरी देंगे क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण का घोटाला हुआ है। आज तक आंदोलन कर रहे हैं, उनके ऊपर जेल डाला जा रहा है। जाति इस देश की सच्चाई है। जाति को खत्म करने के लिए जाति को छिपाना इलाज नहीं है। जाति की गिनती कर ली जाए, जो जैसे बिहार ने किया। बिहार ने तो एक एग्जाम्पल सेट कर दिया ना। तो इसलिए देश का सबसे बड़ा मुद्दा और किसी की जाति के खिलाफ नहीं है। जाति जनगणना से लोगों को लगता है SC ST OBC का मुद्दा है और सवर्णों के खिलाफ है। नहीं भाई, बिहार में जब गिनती हुई तो 25% गरीब सवर्ण भी मिले। जिसके पास घर नहीं है उनमें सवर्ण भी है, जिसके पास जमीन नहीं उनमें सवर्ण भी है। तो जितना सवर्ण भी गरीब जमीन के बिना होगा, घर के बिना होगा, उसको भी उसका हक मिलेगा। लेकिन जो 90% हजारों साल से शोषण हुआ है उसको भी उसका हक मिले, तब वो राष्ट्र बनेगा और तब सबका राष्ट्र बनेगा। इसलिए आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है जाति जनगणना और बीजेपी उसका विरोध कर रही है जो कल तक इसका समर्थन करते थे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, एक सवाल और रहेगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि जो विपक्ष की दयनीय स्थिति बनी हुई है उसकी क्या वजह है, आप क्या मानते हैं? विपक्ष की दयनीय स्थिति है ये मैं नहीं मानता। नंबर एक बात, हाँ, विपक्ष को जितनी ताकत से सड़क पर उतर करके लड़ना चाहिए उसमें थोड़ी उनकी कमजोरी होगी, ये आप कह सकते हैं जी। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, जैसे ही कोई आंदोलन हो, अभी मैं 6800 शिक्षक भर्ती वालों का बार बार जिक्र क्यों कर रहा हूँ, उसमें 3 बच्चे जो आंदोलन कर रहे थे शिक्षक बन गए, सड़क पर लाठी खा रहे हैं पुलिस से।
और लोग मंत्री पद ले रहे हैं अपनी अपनी जाति का। कोई राज्यसभा जा रहा है, कोई मिनिस्टर बन रहा है, कोई मिनिस्टर ऑन वेटिंग है। सब अपनी जाति का वोट ले जाके बेचते हैं। तो जाति का राजनीति हो रही है, लेकिन जाति के नाम पर हक अधिकार बंट नहीं रहे हैं सबको। तो जो न्याय मांग रहा है वो जेल जा रहा है, उसको जेल में डाल दिया। विपक्ष जैसे लड़ने के लिए उनका कैडर उतरे जमीन पर, इतने मुकदमे, इतने उनके ऊपर आरोप। पहले राजनीति में राजनीतिक मुकदमे नहीं लगते थे। राजनीतिक प्रतिद्वंदी लड़ता था तो सत्ताधारी दल के लोग कहते थे विपक्ष है, इसका काम है लड़ना, आंदोलन करना। आज आप आंदोलन करके उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए। बुलडोजर। लोकतंत्र एक तरफ होता है, संविधान, न्यायपालिका, और बीच में आ गया बुलडोजर। बुलडोजर क्या है? संविधान में सजा देगा कौन सही कौन गलत। और इस तरह की चीजों से विपक्ष को डराया जा रहा है। और वाकई जमीन पर इतने मुकदमे लोगों के ऊपर हुए हैं कि आंदोलन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़े से लोग लड़ रहे हैं। असली विपक्ष लोकतंत्र में जनता होती है। तो ये जनता वो कहां गई जो प्याज पर सरकार गिरा देती थी, और आज 100 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल, 200 रुपए सरसों का तेल, 1000 रुपए सिलेंडर। सरकार कह रही है कि कोई बात नहीं, मंदिर वहीं बन गया। नहीं भाई, मंदिर आपके दिल में था, आपका भगवान आपके भीतर था, आपको बाहर नहीं है। मोको कहां कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। और आप जनता सरकार चुनती है तो अपने मुद्दों के लिए। तो विपक्ष का काम होता है जनता के पक्ष में खड़े होकर सत्ता से सवाल करना, लड़ना, प्रतिरोध करना। तो जो विपक्ष लड़ने जा रहा है उसके घर ईडी, सीबीआई, मीडिया में बैठकर उसकी छवि खराब कर दो। भ्रष्टाचारी कौन? विपक्ष। परिवारवादी कौन? विपक्ष। चोरी कौन कर रहा है? विपक्ष। और वही नेता इधर से राज्यसभा में जाकर वोट दे आया और अचानक से कहा कि ये तो वॉशिंग मशीन में आ गया भाई, तो वो सबसे अच्छा हो गया। विपक्ष कमजोर नहीं है सर, विपक्ष को कमजोर किया जा रहा है। थोड़ी गलती विपक्ष की है, मैं मानता हूं। आज के दौर के नेताओं को जालिम तानाशाह सरकार से आंख में आंख डाल करके एकजुट होकर सड़क पर उतर जाना था। नहीं उतर पाए, अब तो देर हो गई, तो चुनाव आ गया जी। लेकिन चुनाव में जनता के मुद्दे लेकर जाएं। विपक्ष के खिलाफ सारे लोग बैठे हैं, मीडिया बैठी है विपक्ष के खिलाफ, दिन रात विपक्ष को दिखाएगी, लेकिन सत्ताधारी दल से सवाल नहीं पूछेगी, विपक्ष के पूछेगी। ईडी सीबीआई किसके घर? विपक्ष के घर। सत्ताधारी दल में कोई ईडी सीबीआई जा रही है? गृहमंत्री से पूछा गया कि ईडी सीबीआई कहां जा रही है, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल विक्टिम है केवल उनके 5% लोग हैं। तो जरा ये बताइए कि ईडी सीबीआई में बीजेपी के नेताओं के घर कितनी गई? और जो विपक्षी दल कहा कि बीजेपी ज्वाइन कर लिया, जेल में जाएंगे चक्की पी सिंह, अजीत पवार, बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ईडी बंद। हेमंत बिश्व शर्मा, ईडी बंद, बीजेपी ज्वाइन किया। नारायण राणे, ईडी बंद। शुभेंदु अधिकारी, ईडी बंद। तो अभी जयंत चौधरी चले गए, अब कोई उनपे दिक्कत नहीं होगी, दिल हार गए हैं वो। तमाम लोगों पर, अखिलेश यादव के ऊपर आया सीबीआई की नोटिस जी। अरे भाई क्यों? क्योंकि अब चुनाव आ गया है। एक मुख्यमंत्री जेल में, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव ईडी नोटिस। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया में कह दिया कि हमसे कहा जा रहा है गठबंधन तोड़ दो वरना जेल में भेज देंगे। ये कौन सा लोकतंत्र का राजनीति? अरे भाई वो राजनीति कर रहा है जो कहता है एक अकेला सब पर भारी, अब की बार 400 पार। फिर नीतीश कुमार को क्यों लिया? फिर जयंत चौधरी को क्यों ले रहा है? गठबंधन क्यों तोड़ रहे? ईडी सीबीआई क्यों भेज रहे? विपक्ष को डरा करके, खरीद करके, लालच में लेकर के बहुत कमजोर कर दिया गया है। इसलिए मेरा मानना है कि असली विपक्ष लोकतंत्र में जनता होती है। जनता इसका पूछे कि क्या लोकतंत्र का खात्मा चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन में हुआ कि नहीं? क्या आपकी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, जाति जनगणना, इन मुद्दों पर सरकार क्या कर रही है और आप कहां हैं? और अगर जनता कायदे से खड़ी होगी तो विपक्ष को हिम्मत मिलेगी, नहीं तो ये मीडिया दिन रात उनके खिलाफ खबर दिखाएगा। हीरा चोरी करके कोई विदेश में मौज कर रहा है और कोई खीरा चोर जेल में चला गया, आरोप भी सिद्ध नहीं हुआ। तो विपक्ष के ऊपर तो सब खिलाफ में है। इसलिए विपक्ष के हाथ में केवल एक चीज है, जनता के बीच जाएं, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने भी किया, यही विपक्ष को करना होगा। जनता के बीच में जाएं, जनता के मुद्दे पर लड़े तो जीत जाएंगे। भाजपा है वो कह रही है कि सपा जो है वो पीडीए का मुद्दा लेके चल रही है, इससे समाज में बंटवारा होगा। क्या इस देश के बाकी पूरे देश में जो जाति व्यवस्था बनाई गई वो समाजवादी पार्टी ने बनाई, वो अखिलेश यादव ने बनाई थी? बीजेपी इसका जवाब दे। अगर पीडीए देश में है और हजारों साल से है, शंभू कौन था? एकलव्य कौन था? मटका कौन टांग के घूमा? कबीर ने किसके लिए कहा कि तुम कद बाबन हम कद सूद, हम कद लहू तुम कद दूध, एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाबन कौन सूदा? रविदास ने किसके लिए कहा जस केलन के पात पात में पात और तस मानुष के जात जात में जात? रविदास, मानुष न जुड़े जब तक जाति न जात।
किसके लिए लिखा गया? जाति व्यवस्था इस देश में उन लोगों ने बनाई जिसने इसका सबसे ज्यादा फायदा लिया, और बाकी सबको तिरस्कृत रखा। हजारों साल से इस देश के 90% लोग जो हाथ से श्रम करते थे, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, वो लोग 90% लोग आजादी के अमृत काल में कहां है देश चलाने में? उनके प्रोफेसर क्या है? 90%। उनके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनके जज, उनके उद्योगपति, ज्वाइंट सेक्रेटरी। लेटरल एंट्री से बीजेपी ने 350 लोगों को ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक पर भेजा है। उसमें कितने दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं? कितने पीडीए? तो पीडीए की बात करना उस 90% हाशिए पर ढकेल दिए गए लोगों को न्याय दिलाने की बात करना है, और न्याय विरोधी तो भाजपा है। तो क्या आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी जो पीडीए की बात कर रही है तो भाजपा डर के ऐसा सवाल खड़ा कर रही है? भाजपा के पास पीडीए की कोई काट नहीं है आज की तारीख में। पीडीए, मैं इस पे पूरी तरह सहमत हूं, असली लड़ाई विचारधारा की है। एक तरफ आरएसएस की विचारधारा जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ में पूरे देश की संपत्ति, अवसर, नौकरी, ताकत केंद्रित रखना चाहती है, और बाकी लोग या तो मजदूर रहे, या तो 5 किलो अनाज पर जिए, और या 5,000 10,000 की नौकरी करने के लिए सस्ता श्रम मुहैया कराएं, ताकि उनका 2 रुपया वाला शैंपू और 10 रुपया वाला कोल्ड ड्रिंक पीते रहें, उद्योग चलता रहे, और उद्योगपति का 12 लाख करोड़ रुपया चंदा माफ कर दो बीजेपी वालों, और किसान का कोई कर्जा माफ ना करो। तो और जब राजनीति का मौका है तो धर्म के नाम पर राजनीति करो। तो धर्म तो सबका था। अब इसका जवाब पीडीए पूछेगा कि हम भी हिंदू, हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी कहां, हमारा प्रोफेसर कहां, हमारा डॉक्टर इंजीनियर कहां, हमारी जमीन का मालिकाना हक कहां? पीडीए ये करता है। पीडीए संविधान की बात करता है, और ये संविधान बदलने की बात इस देश में किसने किया? और किसकी हिम्मत है कि कोई खुलकर के कोई बाबा बैठा है, कोई राजनेता कहता है संविधान बदल देंगे? लोकतंत्र की हत्या करना चंडीगढ़ मेयर के इलेक्शन में किसने किया? तो पीडीए उस 90% कमेरा आवाम जिसके हाथ से दुनिया खूबसूरत बनी, खेत में किसान ने अन्न उपजाया, वो पीडीए है। हाथ से मेहनत करके मजदूर ने दुनिया रहने लायक बनाई, वो पीडीए है। दलितों ने इस देश और दुनिया में कितना अन्याय, अत्याचार सह करके अंबेडकर, फूले पेरियार के मिशन पे बराबरी का, न्याय का आंदोलन चलाया, वो पीडीए है। इस देश के किसान, कमेरा लोगों ने अन्न उपजाया, और ओबीसी के हस्तशिल्प काम करने वाले लोगों ने दुनिया में सारी खोज ये पीडीए ने की है। और जब नया भारत बना तो उनके प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर सब गायब। अब उनको चुनाव में केवल सांसद, विधायक ये बना रहे हो। तो पीडीए संविधान बचाने की बात करता है, और इसकी काट बीजेपी के पास नहीं है। अब मुसलमान होता तो तुम तो कह देते कि ए तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम विरोधी हो, तुम दुश्मन हो। अब तो आपके घर वाला पूछ रहा है, भैया हमारा प्रोफेसर कहाँ है, हमारा डॉक्टर, इंजीनियर, वकील का जाति जनगणना क्यों नहीं करा रहे, हमारा हक कहाँ है, हमारा खेत का अनाज कहाँ है, हम किसान लोग, हम नौजवान लोग। तो पीडीए की काट बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए पीडीए का अपमान कर रही है। आज ये लड़ाई पीडीए बनाम एनडीए की है, और संविधान बनाम संविधान विरोधियों की है। डॉक्टर लक्ष्मण, एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अभी नीति आयोग ने जो रिपोर्ट जारी करी है उसमें ये कहा गया है कि 5% लोग जो देश के हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब तो आयोगों की रिपोर्ट का, तुम्हारे फाइल में गांव का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा फरेबी है। अदम गोंडवी साहब, एक आध शब्द इधर उधर हो, क्योंकि हम लोग तो भाई प्रधानमंत्री नहीं ना कि एकदम झूठ बोल दें, तो ये अधिकार तो केवल एक व्यक्ति का है। मेरा कहना केवल ये है, एनएसएसओ एक आंकड़ा निकालता था कि कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग नहीं है। 2016 के बाद जांच बंद, वो सर्वे बंद, अब कोई आंकड़े नहीं आते देश में। ऑक्सफैम एक अल्टरनेट एजेंसी है, वो आंकड़े दे रही है 90% लोग 10% पर गुजारा कर रहे हैं। वो कौन है? 80 करोड़ लोगों को अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज मुफ्त में रेवड़ी की तरह मिलता रहेगा। 80 करोड़ लोगों इतने कमजोर कि 5 किलो अनाज भी उनको सरकार देगी तब घर में चूल्हा जलेगा। ये क्या है, मेरा सवाल है। इसलिए मैं किसी झूठे आंकड़े पर, किसी कागजी बात पर नहीं जाता। मेरे सामने मेरा भारत दिख रहा है, मेरे सामने मेरे भारत की तस्वीर ऐसी है कि लोग भुखमरी के शिकार हो रहे हैं, बेरोजगारी के शिकार हो रहे हैं, घर में कोई कमाने वाला नहीं, घर में अनाज का ढंग से पैदावार नहीं, घर में शिक्षा बर्बाद हो रही है। वो भारत कहाँ है? इसलिए आंकड़ों पर मैं नहीं जाता। मैं ये केवल प्रधानमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी अगर केवल 5% गरीब रेखा के नीचे हैं तो 125 करोड़ से ऊपर देशवासी में 80 करोड़ को अनाज क्यों दे रहे हो?
गरीबी रेखा के नीचे वही ना होगा जो 5 किलो अनाज भी नहीं खरीद पाता, तो उसका आंकड़ा कहाँ है? तो इसलिए आंकड़ों के फेर में बीजेपी इस देश को फंसाना चाहती है। जी। हम जनता की बात को करके हम लोगों से ये अपील करते हैं कि भाई संविधान बचाओ, तभी देश बचेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लक्ष्मण यादव हमें समय देने के लिए। बहुत डॉक्टर साहब के द्वारा ये लिखी हुई किताब जो प्रोफेसर की डायरी है उसको आप जरूर पढ़िएगा। इस किताब के जरिए आप तक जो है वो एकेडमिक्स की जो सच्चाई है वो पहुंचेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।